नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय वाक्य विचार, जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो शब्द हम बनाते हैं उनको हम कैसे प्रकट करेंगे, यानी हमने अपनी भाषा में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम सरल शब्दों में कुछ पंक्ति बनाकर हम एक दूसरे को समझा देते हैं। तो हमारी भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सरल शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में लेकर आते हैं, यानी बहुत सारे शब्द होते हैं, उन्हें एक सीक्वेंस में लेकर आते हैं जिससे हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो यह एक सबसे छोटी इकाई होती है जो कि शब्द कहलाती है। वर्ण से शब्द बनते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और उन शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बन जाएगा। तो वाक्य वह रचना है जो शब्दों के मेल से बनती है, जिसका एक सही अर्थ भी होता है। वाक्य से हम अपनी जो चाहे विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसको मौखिक और लिखित दोनों बातों में समझा सकते हैं। मौखिक बोलकर और लिखित लिखकर वाक्य बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात बता सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ रखता है। जो वाक्य हम बनाते हैं उसका अपना अर्थ होता है, कितना ही छोटा क्यों न हो उसका अर्थ निकलेगा ही। वाक्य को भाषा व्यवहार की लघुतम इकाई कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होते समय सभी शब्द व्याकरणिक युक्तियों यानी लिंग, वचन, कारक, इन सब के अनुसार वो संयुक्त रूप से जुड़े हुए होते हैं, और जब वो शब्द वाक्य के अंदर आएंगे तो वो पद बन जाएंगे। तो यही पद जब वाक्य में आते हैं तो उससे वाक्य की रचना होती है। वास्तव में वाक्य विभिन्न पदों के योग से ही बनता है, शब्द से नहीं, क्योंकि शब्द स्वतंत्र इकाई होता है और पद जो होता है वो वाक्य से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से ये जो भी पद होंगे, जैसे लिखा हुआ है शब्द में सुमित्र, सुमित चित्र बनाना अच्छा, तो ये अभी क्या है, शब्द है। लेकिन इनको अगर हम एक व्यवस्थित व्याकरण के नियमबद्ध क्रम में लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, सुमित अच्छा चित्र बनाता है। तो ये एक क्रम, जैसे सुमित बनाने का कार्य करता है तो कर्ता पहले आ गया, चित्र और विशेषण जो है विशेषण और कर्म जो बाद में आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगी क्रिया। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, ये व्याकरण के नियम के अनुसार निर्धारित हुआ कि पहले कर्ता आएगा, फिर विशेषण, फिर कर्म, फिर क्रिया आएगी और फिर काल आएगा। तो इसी क्रम के अनुसार इन शब्दों को जब हमने डाला तो ये शब्द अब वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो रहे हैं, इसीलिए पद के अंदर आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द से हमने पद लिए और ये पद वाक्य में है, इससे ये वाक्य की रचना हो जाती है। तो हम जिस प्रकार से कोई भी वक्ता, बोलने वाला या लिखने वाला जो होता है, हम उसके भावों को समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा के तौर पे कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित यानी सेट किया हुआ क्रमबद्ध रूप में समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं वाक्य के तत्व, यानी जब आप वाक्य का निर्माण करते हो तो उसमें कौन कौन से तत्व होने आवश्यक है। उसमें पद क्रम होना जरूरी है, जैसे मैंने बताया पहले कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। तो वैसे ही क्रम निर्धारित होना जरूरी है। अन्विति, आकांक्षा, योग्यता और निकटता, ये सभी इसके तत्व है, यानी कि इसके गुण है, विशेष बात है जिनको ध्यान में हमें रखनी होगी। सबसे पहला आता है पद क्रम। पद क्रम जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कर्ता, कर्म, फिर क्रिया आती है, तो उसी सीक्वेंस में सारे पदों को जोड़कर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। और दूसरा है पदों का क्रम बदल देंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, इसीलिए इसी क्रम में रखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, अगर हम इसका परिवर्तन करते हैं, जगह का, स्थान का, चले जाओ यहाँ से, तो उसका अर्थ थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा। तो हमें उसी क्रम में रखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले क्या लगा देंगे जिससे वो प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण हो जाएगा। जैसे क्या विकास प्रतिदिन व्यायाम करता है, विकास प्रतिदिन व्यायाम करता है, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने से ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा।
तो इसी प्रकार से वाक्य में संज्ञा क्रिया से पहले विस्तारक शब्द जैसे विशेषण या पूरक या क्रिया विशेषण आदि शब्द हम लगा देते हैं। तो कोई भी क्रिया होगी उससे पहले हम इन शब्दों को यानी क्रिया विशेषण, विशेषण, पूरक शब्दों को जोड़ दिया करते हैं। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं यानी द्विकर्मात्मक वाक्य अगर होगा तो पहले गौण कर्म होगा यानी पहले संप्रदान होगा संप्रदान कारक के रूप में, और बाद में जो मुख्य कर्म होगा वह जैसे कि उदाहरण दिया है, विनीत ने शेखर को, ये जो शेखर को जो कर्म आया है वो यहाँ पर गौण है। अपनी साइकिल, यहाँ पर जो साइकिल है वो मुख्य कर्म है, तो दो कर्म यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जानकारी होनी चाहिए कि कितने कर्म का वाक्य है या कहाँ पर विशेषण, पूरक, क्रिया विशेषण ये सभी लग रहे हैं। जैसे उदाहरण में एक और बात कही कि वाह क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ पर विस्मयादि सूचक शब्द का प्रयोग हो रहा है वाह। तो ये वाह विस्मयादि सूचक शब्द वाक्य की शुरुआत में लगता है, तो इस तरह की बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। नेक्स्ट आता है अन्विति। अन्विति का मतलब होता है कि कोई भी पद जब वाक्य में आता है तो वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से संगत में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से अन्विति के रूप में आपस में संबंधित होते हैं। जैसे एक पद है तो वो संज्ञा भी है या फिर सर्वनाम भी हो सकती है, तो उसके लिंग, वचन, पुरुष ये सभी हम देखेंगे, तो जो कि दूसरे वाले जो विशेषण और क्रिया है उनके रूप में परिवर्तित होगा। जैसे हमने वाच्य में भी पढ़ा था कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है, तो ये एक दूसरे से अन्विति होते हैं यानी कि एक दूसरे की संगत से जुड़े होते हैं। कर्ता का अगर कैलाश पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट आया है अन्विति। ये दो तरह की होती है, संज्ञा और क्रिया के बीच में अन्विति होती है, दूसरा होता है विशेषण और विशेष्य के बीच में। संज्ञा और क्रिया के बीच में कैसे होगा, जैसे लिखा है मीना खाती है, तो मीना यहाँ पर क्या है, कर्ता है और ये संज्ञा के रूप में है। उसी प्रकार से क्रिया भी इसी मीना के अनुसार बदलेगी। जैसे मीना स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो खाती है स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगा। मीना ने जलेबियाँ खाई, यहाँ पर खाई बहुवचन इसलिए है क्योंकि ये जलेबियों के अनुसार परिवर्तित हुई यानी कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई, कर्ता के अनुसार नहीं हो रही है। तो आपको जलेबिया वर्ड यहाँ पर संज्ञा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कर्ता हो या कर्म हो यानी कि कोई भी संज्ञा हो उसके अनुसार क्रिया के बीच में क्या संबंध है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए ये देखा जाएगा। फिर आता है विशेषण विशेष्य। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी विशेषता तो बताई जाएगी, यानी गुण उसके होंगे जिसकी कोई न कोई एक वस्तु के रूप में विशेष्य के रूप में दिखाई देगा, यानी विशेष्य मतलब संज्ञा के रूप में। जैसे बड़ा लड़का, तो बड़ा क्या है, गुण है, विशेषण है, और लड़का क्या है, विशेष्य मतलब ये संज्ञा हुआ। तो हम कह सकते हैं विशेष्य मतलब संज्ञा, वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जिसके गुणों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए लास्ट में लिखा गया सुंदर, सुंदर में सुंदरतर नहीं है, यानी कि लास्ट में तर प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें सिर्फ र का साउंड हो रहा है यानी अ। जब किसी शब्द में अकारांत वाले शब्द होंगे ना, विशेषण अकारांत वाले होंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, यानी लड़का भी और सुंदर दोनों एक जैसे ही रहेंगे। जो विशेषण है या विशेष्य उनमें आपसी संबंध अलग से नहीं दिखाया जाएगा, यानी उनमें कोई संबंध आपस में परिवर्तित नहीं होंगे। यदि विशेषण के एक से अधिक विशेष्य हो और उनके लिंग अलग अलग हो तो सामान्यतः अपने सबसे निकट वाले विशेष्य के लिंग, वचन और उसकी विशेषण यानी गुण के अनुसार हम आपस में जोड़ेंगे। जैसे अच्छे लड़के और लड़कियां, तो यहाँ पर दो विशेष्य है, एक लड़के हैं और दूसरा लड़कियां है, तो निकट में कौन है, अच्छे, यानी विशेषण के निकट में आया है लड़के, अच्छा विशेषण है, और दो यहाँ पर संज्ञा है, तो विशेषण के निकट में कौन है, लड़के वाला शब्द, तो हम इसके अनुसार इस विशेषण को बदलेंगे। नेक्स्ट आता है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है किसी की इच्छा रखना, लालसा रखना, यानी हम उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो वाक्य अनेक पदों के मेल से बनता है, इन सभी पदों को जानकर ही वक्ता के मंतव्य को समझा जा सकता है। वाक्य के सभी पदों को जानने की लालसा ही आकांक्षा है, यानी कि जैसे वाक्य है निर्मल जल ही उपयोगी होता है,
इस वाक्य में 3 अलग अलग पद है, एक है निर्मल, दूसरा है जल ही और तीसरा है उपयोगी होता है। तो ये तीनों ही सभी जो पद देख रहे हो ये सभी एक दूसरे के संबंध में जुड़कर एक दूसरे पर लालसा मतलब इच्छा प्रकट कर रहे हैं। जैसे निर्मल यहाँ पर वक्ता है यानी कि बोलने वाला है, तो निर्मल कहकर चुप हो जाए तो श्रोता जो होगा वो उसके मंत्य को यानी कि उसके मीनिंग को समझ नहीं पाएगा। तो उसके अर्थ को जानने के लिए, समझने के लिए उसके मन के आगे के पदों को जानना ये आकांक्षा कहलाता है, यानी उसकी बात को जानना ही आकांक्षा कहलाएगी। तो कौन से पद आगे आने वाले हैं ये सब देखना जारी होगा। जैसे अगर केवल निर्मल लिख दिया और बाकी की बात नहीं लिखी तो हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि वो पूर्ण बात क्या है ना। तो वक्ता के मनवंत्य को स्पष्ट करने के लिए हम एक दूसरे में इस प्रकार से संगत को देखेंगे। तो तीनों पदों के जानने पर ही श्रोता को यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्मल जल ही उपयोगी होता है। यानी कि अगर हम इसको छोड़ दें और बाकी की बात लिखें तो हमारी आकांक्षा उस शब्द पर होगी कि कौन सी बात है जो उपयोगी है, कैसा जल है जो उपयोगी रहेगा। तो हम आंसर में लिखेंगे निर्मल जल। तो उस बात को जानने के लिए जो इच्छा प्रकट होती है, जो लालसा उत्पन्न होती है, वही एक दूसरे को जोड़े रखती है वाक्य में। नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता, यानी वाक्य में जो भी पद आएंगे वो कोई ना कोई अर्थ लेकर जरूर आएंगे। तो उसको व्यक्त करने की एक क्षमता होती है यानी योग्यता होती है। जैसे घोड़े हरे रंग के तिनके खाते हैं, हरे रंग के तिनके मतलब घास खाते हैं। घोड़ा भोजन खाता है, भोजन मतलब जो भी उसका अन्न है वो खाता है। तो यहाँ पर योग्यता का अभाव है क्योंकि इसके पदों में निहित अर्थ व्यक्त हो नहीं रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, केवल इतना ही लिखा है कि हरे रंग के तिनके। तो अब यहाँ पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि हरे रंग के तिनके का अर्थ है घास। तो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ना होकर लिखा होना चाहिए कि घोड़ा घास खाता है, तब ये वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पष्ट करना, क्लियर करना, यही इस वाक्य के अंतर्गत इसका एक तत्व माना गया है। निकटता मतलब जो नज़दीक के रूप में पद जुड़े हैं उसी के अनुसार वाक्य कैसे बनेगा। तो वाक्य के लिए आवश्यक होता है कि उसमें प्रयुक्त होने वाले पदों में निकटता हो, मतलब आपसी संबंध के साथ साथ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। उपयुक्त पदों में निकटता नहीं है, जैसे दिनेश बाजार जा रहा है, निकटता मतलब ये एक दूसरे से दूरी बनाए रखे हैं, अतः इन्हें वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि दिनेश कहने के बहुत दूर बाद लिखा गया है बाजार और उसी के थोड़े दूर बाद लिखा गया है जा रहा है। तो जो भी वक्ता है यानी बोलने वाला होगा, वाचन करने वाला होगा, उसे ये अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो इनके शब्दों को यानी जो वाक्य में पद बने हैं उनको आपस में निकटता यानी पास पास लाने की आवश्यकता होगी। तो जैसे वाक्य बन जाएगा दिनेश, इस प्रकार से अगर हम जोड़कर लिखेंगे नज़दीकी रूप में तब हम उसके अर्थ को जान सकते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के अंग की। अंग यानी कि हमारे जैसे शरीर के अंग होते हैं ना टाइप्स, वैसे ही वाक्य के अंग हैं, पार्ट है, हिस्से हैं। तो इसके बिना वाक्य अधूरा हो जाएगा। जैसे इसके 2 अंग बताए, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। नाम से जानना उद्देश्य मतलब जो उस वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति है, करता है, वो उद्देश्य के अंतर आएगा। और उस कर्ता के बारे में जो बाकी की बची हुई बात होती है उसे हम विधेय में लेंगे। तो वाक्य के 2 अंग हैं, 2 हिस्से बना लो, एक साइड वाला और दूसरा उस साइड वाला। तो उद्देश्य मतलब वाक्य को काम को करने वाला। जैसे उदाहरण है बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे जो है खेलने का कार्य करते हैं यानी ये करता है, तो करता हमेशा उद्देश्य में ही आएगा और बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो होता है वाक्य का वो विधेय में आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप क्या लिखा है, अनुराग टीवी देख रहा है, तो यहाँ पर अनुराग वर्ड जो है वो उद्देश्य हो जाएगा और बाकी बची हुई बात टीवी देख रहा है ये विधेय में कहलाएगी। तो आपको जानना होगा, छांटने के लिए पूछा जाए प्रश्न को तो कुछ भी वाक्य दिया जाए तो आप कैसे छांटोगे। जैसे लिखा है चेतक बहुत तेज दौड़ता है, तो चेतक जो है दौड़ने वाला
पर्सन है, प्राणी है, जीव है, तो हम इसको ले लेंगे उद्देश्य के अंदर। और बहुत तेज दौड़ता है, इस बाकी बचे हुए हिस्से को यानी बाकी बचे हुए पार्ट अंग को हम विधेय में शामिल कर लेंगे। तो आपको आना चाहिए कि जो व्यक्ति करने वाला, काम करने वाला होता है, करता होता है, वो उद्देश्य होगा। मीरा के गुरुजी आज नहीं आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे। कौन नहीं आएगा? मीरा के गुरुजी, तो ये उद्देश्य में हो जाएगा। और आज नहीं आएंगे, वो बाकी के बचे हुए हिस्से को लेंगे, यानी अंग कहलाएगा कौन सा? विधेय। उद्देश्य और विधेय के विस्तारक। विस्तारक मतलब जो कहने वाले कर्ता होते हैं उसमें उसका विस्तार देगा, यानी या तो ऑब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, उसके बारे में बताया जाएगा कि वो कैसा है, तो वो उस उद्देश्य का विस्तारक बन जाएगा। और विधेय में भी यही होगा, जो बाकी बची हुई बात होती है विधेय के अंदर, उसमें भी उसका विस्तारक बन जाएगा, यानी उसमें भी एक्सप्लेन करेगा। अगर वो क्रिया है तो उस क्रिया के विस्तारक में क्रिया विशेषण आ जाएगा। तो इसको भी हम उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ये वाक्य है, नन्हा बच्चा तालियां बजाकर हंसने लगा। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? नन्हा बच्चा। यहाँ पर बच्चा जो है वो मेन है, लेकिन वो कैसा है? वो नन्हा है, तो ये उस बच्चे की विशेषता हो गई। तो यहाँ पर कहेंगे ये है विशेष्य और ये है विशेषण। तो ये दोनों ही मिलाकर उद्देश्य के रूप में आएगा, क्योंकि वाक्य का अंग है, दोनों मिलाकर उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। तो उसमें ये जो नन्हा है वो उस बच्चे के गुण को बता रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ पर इसको विशेषण को भी ले लेंगे। तो ये वाला हिस्सा किसका है? उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तारक। जैसे कोने वाला तिकोना, यानी इसमें भी ये जो हिस्सा बता रहे हैं मकान, मकान के रूप में स्थान, जगह बताइए कि कैसा है वो। कोने वाला तिकोना मकान बंद पड़ा है, बंद पड़ा है विधेय है, लेकिन यहाँ तक हम देख रहे हैं वो उद्देश्य के अंदर आएगा। अब उद्देश्य मेन रूप में जो विशेष्य है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है, संज्ञा जो है, वो है मकान, और उस संज्ञा को एक्सप्लेन करने के लिए जो विस्तारक बना है वो है कोने वाला तिकोना। ये एक विशेषण का रूप है। तो ये विशेषण किसकी बता रहा है? मकान की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हम इसको विशेषण को भी विस्तारक किसका मानेंगे? उद्देश्य का मानेंगे, मकान का मानेंगे। तो आपको देखना है कि उद्देश्य कौन है और उद्देश्य का विस्तारक कौन है। ऐसे ही विधेय में भी देखना है। विधेय हमेशा पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी कर्ता को छोड़कर बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है, तो वो विधेय में आएगा। इसमें भी अगर क्रिया है तो क्रिया विशेषण उसका विस्तारक बन जाएगा, ठीक है। अगर क्रिया है और कर्म के अनुसार उसके रूप में चेंजेस दिख रहा है तो कर्म को भी हम उसका विस्तारक मान सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते, बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हैं। बच्चे जो है वो उद्देश्य है, तो अभी बात कर रहे हैं विधेय की, तो उद्देश्य को नहीं देखना है, विधेय को देखना है। तो विधेय में हम बात करेंगे लास्ट बाकी बचा हुआ हिस्सा, शांतिपूर्वक बैठे हैं। बैठे हैं क्रिया है, मतलब विधेय है। तो कुल मिलाकर हमें देखना है कि जो संज्ञा होती है, जो कर्ता होते हैं वो उद्देश्य है, और जो क्रिया होती है वो विधेय है। बाकी जो उसके सहयोग में साथ में उसके हेल्प करता है, विधेय को हेल्प करने वाला, उसका विस्तारक बन जाएगा। यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? किस ढंग से बैठे हैं, तो ये इस बैठने की क्रिया की विशेषता बता रहे कि वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो ये उस क्रिया का विस्तारक बन जाएगा। यानी ये क्रिया विशेषण है शांतिपूर्वक, है ना, तो ये क्रिया को सपोर्ट कर रहा है, तो ये विधेय का विस्तारक बन जाएगा। जैसे ज्ञान पत्र लिख रहा है, ज्ञान उद्देश्य है, लेकिन विधेय क्या है? पत्र लिख रहा है। लिख रहा है क्रिया है, और ये किसके अनुसार है? पत्र के अनुसार, और पत्र कर्म है, तो कर्म इसका विस्तारक बन जाएगा। ऐसे ही मीना आकर लेट गई। आकर पूर्वकालिक क्रिया है, लेटना उसके बाद में हुआ है, तो ये उसको सपोर्ट कर रही है इस क्रिया को, तो हम कह सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया विधेय का विस्तारक बन गई है। मोहन इंजीनियर है, इंजीनियर उसकी गुण है, उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो हम कहेंगे कि उसके होने की बात हो रही है ना, कि वो कैसा है, वो इंजीनियर है, तो ये उस विधेय का विस्तारक है। विधेय यहाँ पर है मतलब होने की बात है, तो हम इसको विधेय में लेंगे और ये इसका पूरक बन जाएगा, मतलब इस विधेय का विस्तारक बन जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि जो भेद बताए हैं, प्रकार, अभी जो बात की थी वो अंग थे, हिस्से थे,
दो टुकड़े थे। अब भेद मतलब प्रकार, तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दो भागों में बांटा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं 8 भेद पर। नाम से ही आपको पहचान करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो एक सरल सा कथन होगा। कथन मतलब एक सरल सा वाक्य होगा, आवाज़ होगी, सेंटेंस होगा जो नॉर्मली सामान्य अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, सामान्य सा कथन है, कथन मतलब बात है। तो सीधे तौर पे अगर सिंपल सा सेंटेंस होगा वो विधानवाचक में आ जाएगा। ठीक है, निषेध मतलब जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग होगा। देखो, अब तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, यहाँ पर क्यों लिखा है लेकिन नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन अर्थ को जानते हैं ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तो ये अस्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, पर मीनिंग इसका निषेधात्मक के रूप में ही हो रहा है। तो मोस्टली अस्पष्ट रूप में या स्पष्ट रूप से नहीं शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जब कोई बात नेगेटिव हो, जब किसी बात को नहीं करने का बोध हो, निषेध का बोध हो, तो हम निषेधात्मक वाक्य में लेंगे। प्रश्नवाचक में कोई भी WH, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन में वर्ड का यूज़ करते ना, वैसे ही इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, और इसमें संज्ञा शब्द के स्थान पर ये प्रयोग होंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द का प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे वाक्य के अंत में। तो इस तरह से तुमने खाना क्यों नहीं खाया, ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब किसी को आप आदेश दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, या किसी से प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहे हो, तो हम ऑर्डर में जब बात करते हैं तो वो आज्ञावाचक में आ जाएगा। जैसे आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, किसी को ये बात कह रहे हैं ना, वहीं रुक जाओ, उपदेश दे रहे, आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर के रूप में जब भाव होगा तो वो आज्ञावाचक में आ जाएगा। मोस्टली ये ओ या ए के रूप में, लास्ट में जो वर्ड होगा ना क्रिया में, तो वो अंत में ओ और ए के रूप में दिखाई देगा। फिर आता है विस्मयवाचक। विस्मय मतलब हम अपने हाव भाव को प्रकट करेंगे, हर्ष, शोक, घृणा, कैसा भाव है वो उसमें दिखाई देगा, और उसके लिए हम विस्मयादि सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये वाक्य के सबसे प्रारंभ में लगते हैं। अगर हम खुश हो रहे हैं तो वाह लगाएंगे, अगर हम तकलीफ़ में हैं या परेशान हैं तो उफ लिखेंगे, किसी के लिए खुश हो रहे हैं तो हम शाबाश का प्रयोग करेंगे। तो जैसा वाक्य है उसके अनुसार हम अपने हाव भाव में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जब वाक्य के शुरुआत में विस्मयादि सूचक शब्द लगे होंगे, वो विस्मयादि सूचक वाक्य के रूप में बन जाएंगे। अब आता है इच्छावाचक। इच्छावाचक मतलब हम किसी को शुभकामना दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इच्छावाचक का प्रयोग होगा। जैसे भगवान अपना भला, आपका भला करे, किसी को आशीष दे रहे ना, तो ये इच्छावाचक में ही आ जाएगा। फिर आता है संकेतवाचक। संकेत नाम से ही पता है कि हम किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो वाक्य में जब कोई क्रिया होगी, उस क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होना देखा जाएगा। जैसे अगर झूठ न बोला होता तो यह हालत न होती। इसमें दो ऐसे वाक्य होंगे जो आपस में जुड़े होंगे, यदि, तो, अगर, मगर, ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े होंगे। तो पहली पहचान इसकी ये हो जाएगी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हुए हैं, युग्म शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। अगर झूठ नहीं बोलते तो क्या होता है, ये हालत नहीं होती। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, एक क्रिया का पूरी तरह से दूसरी क्रिया पर निर्भर होना देख सकते हैं। तो ये संकेतवाचक में आ जाएगा। यदि परिश्रम करते तो क्या होता, फल न होता, या फिर फेल नहीं होते। ऐसे तो हम एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के अनुसार देख सकते हैं, दूसरे के परिणाम के अनुसार जांच सकते हैं। अगर मेरी बात मान लेते तो तुम भी हमारे साथ चलते। तो हमारे साथ चलते, इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए भी ये बात लिखी है कि मान लेते तो। ठीक है, ये क्या था, ये संकेतवाचक था। अब आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक मतलब किसी की होने की संभावना व्यक्त करना। यहाँ पर हम मोस्टली शब्द लिखते हैं शायद, यदि, इस तरह से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। काश, है ना, तो शायद आज धूप निकल आए।
आज धूप निकल आए तो सरल सा वाक्य हो जाएगा, लेकिन अगर हम शायद लिख देंगे तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं, संदेह प्रकट कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं। जहाँ पर अनुमान लगाया जाता है, संदेह किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब तक पिताजी अजमेर पहुँच गए होंगे, ये मोस्टली ना फ्यूचर टेंस के अनुसार लास्ट में क्रिया बनेगी, होंगे, आए, होगा, ठीक है। जैसे वह बस आती ही होगी या आता ही होगा, किसके लिए है, वह के लिए है। तो हम ऐसे अनुमान लगाते हैं, इस तरह से ये संदेहवाचक बन जाएगा। उम्मीद है इस पाठ का ये पहला अंश आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम इसके दूसरे भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।